हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से दो बच्चे पहेली और भोजो अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। अब जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उसे हम समर वेकेशन बोलते हैं, वेकेशंस नहीं बोलते, ये ध्यान रखना। हॉलीडेज बोलते हैं लेकिन वेकेशंस नहीं होता। अब उनके जो अंकल होते हैं वो एक किसान होते हैं और एक दिन वो बच्चे देखते हैं कि जो अंकल हैं वो अलग अलग तरीके के औजार यूज कर रहे हैं, टूल्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि खुरपी यूज करते हैं। खुरपी किस लिए यूज की जाती है? सॉइल को लूजन अप करने के लिए, वीड्स को निकालने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। सिकल यूज करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग, काटने के लिए। शॉवल यूज करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं खुरपी जैसा होता है, बड़ी सी स्टिक होती है सॉइल को लूज करने के लिए और वीड्स को निकालने के लिए। प्लो यूज किया जाता है फील्ड के अंदर ताकि हम सॉइल को हिला सके, टर्न कर सके। तो ये इन सब टूल्स के यूजेस होते हैं। अब आपने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतुओं को खाने की जरूरत होती है। प्लांट्स अपना खाना खुद के लिए बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो आखिरकार इनको अपना खाना कहाँ से मिलता है? ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों को अपना खाना मिलता है प्लांट से भी और एनिमल्स से भी। और जो एनिमल्स हैं उनको अपना खाना मिलता है प्लांट से और दूसरे जानवरों का शिकार करके। तो ये जो बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं इनके आंसर्स भी आपको बता रही हूँ। अब हमें पता है जो खाना है वो हम लोगों को एनर्जी देता है ताकि बॉडी के जितने फंक्शंस हैं, काम है, वो किए जा सके। डाइजेशन, खाना पचाना, रेस्पिरेशन यानी कि सांस अंदर लेके जो खाना है उसको एनर्जी में तब्दील करना, एक्सक्रीशन, बाहर निकालना बॉडी से जो सामान हमें नहीं चाहिए, ये सब करने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है। अब सवाल ये आ जाता है कि जब खाना सब लोगों को चाहिए होता है तो इतनी बड़ी अमाउंट में खाना किस तरीके से तैयार किया जाता है? जो हमारे किसान है वो मेहनत करके सारे देश के लिए खाना तैयार करते हैं बड़े स्केल पे। अब ये जो खाना तैयार किया जाता है इसकी रेगुलर प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है और ये भी जरूरी है कि ये सही तरीके से सब लोगों के बीच में बटे, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का होना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। पहले से कैसी प्रैक्टिसेस में तब्दीली आई है आज की डेट में? 10,000 BC तक हम ये कह सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स थे, इंसान थे, वो नोमैडिक थे। उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। वो लोग ग्रुप्स में खाने की खोज में या शेल्टर के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। उसे हम कहते हैं वॉन्डर करते थे। और अक्सर कच्चा फ्रूट, वेजिटेबल खा लेते थे, जानवरों का शिकार करके खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बदला, जब आग के बारे में उन्हें पता चला, तो उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू किया, खाना उगाना शुरू किया। वहां पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई गई, जैसे कि राइस, वीट और अलग अलग तरीके की फसलें। तब एक्चुअल में एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रॉप क्या होता है। जब एक किस्म के जो प्लांट्स हैं वो एक बड़े एरिया पे कल्टीवेट किए जाते हैं, यानी कि उगाए जाते हैं, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वीट की बात की जा रही है। वीट एक क्रॉप है। एक पर्टिकुलर खेत के अंदर, एरिया के अंदर अगर हम प्लांट उगाएं जिसका नाम है वीट, तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं, वीट की। अब ये जो क्रॉप्स हैं ये अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फल, सब्जियां, वैरायटी होती है। इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सीजन्स के हिसाब से कि गर्मियों में कौन सा क्रॉप मिलता है और सर्दियों में क्या मिलता है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया कि कितना पानी है एयर के अंदर, रेनफॉल हो गया, वो वेरी करता है, वो अलग अलग होता है हर रीजन में। हो सकता है जैसा जम्मू एंड कश्मीर में हो वैसा राजस्थान में ना हो, जैसा पंजाब में हो वैसा केरला में ना हो। सो इसी रिचनेस का हम फायदा उठा के अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाते हैं इंडिया के अंदर। और वो जो क्रॉप्स हैं वो हमारी डाइवर्सिटी शो करती हैं, मतलब कि किस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स जो है अलग अलग मौसम में उगाई जाती है। अब इन क्रॉप्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला खारिफ क्रॉप,
जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, मॉनसून के टाइम पे उगाई जाती है, ये उगाई जाती है जून से लेके सितंबर के बीच में। तो जो खारिफ क्रॉप है, बारिशों में सबसे ज्यादा लोगों को प्राइम मिनिस्टर की याद आती है, तो आप ये याद रखना, PM इसका एग्जाम्पल है, पैडी यानी कि राइस इसका एग्जाम्पल है, M से मेज, क्योंकि बारिशों में सबको सरकार की याद आती है, प्राइम मिनिस्टर की याद आती है। वैसे ही राबी क्रॉप के बारे में बात करते हैं। मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि मेरा एक दोस्त है राहुल, और उसका बर्थडे विंटर में आता है, सर्दियों में आता है, तो जो राबी क्रॉप है वो विंटर में उगाई जाती है, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। अब इसके जो एग्जाम्पल है उसको याद करने का सिंपल इजी तरीका है BMW। B से बार्ले, M से हम मस्टर्ड कह सकते हैं, W से आ गया व्हीट। तो BMW याद रखना, राबी, और जो कि एक विंटर क्रॉप है। इसके अलावा अलग अलग तरीके की पल्सेस उगाई जाती हैं, दालें उगाई जाती हैं और सब्जियां भी उगाई जाती हैं समर के दौरान। अब आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, पर समर और विंटर के बीच में भी कुछ क्रॉप्स उगाई जाती है जिन्हें हम ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं। उनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तो आप ये याद रखना। अब बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जब कोई फसल उगाई जाती है तो क्या कुछ किया जाता है उस दौरान। सबसे पहला सवाल ये है कि जो पैडी है उसे हम विंटर में क्यों नहीं उगा सकते। पैडी होता है राइस, चावल, तो पैडी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है जो रेनी सीजन में मिलता है, इसीलिए पैडी को हम विंटर में नहीं उगा सकते। अब जब हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स जो है एक फार्मर फॉलो करता है, बेशक वो गार्डनर हो जो आपके गार्डन में काम करके सब्जियां उगा रहा है, या बेसिकली वो एक फार्मर हो जो किसान है जो पूरे देश के लिए अनाज उगा रहा है। घरों में कई बार ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी उगाए जाते हैं, सजावट वाले प्लांट्स, जिसको आके आपका माली देख रेख करता है, उसको ठीक करता है। अब ये जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं इनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जो कि यूज की जाती है फसल उगाने के लिए। सबसे पहला काम क्या किया जाता है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार किया जाता है खुरपा मार मार के। सेकंड स्टेप पे सोइंग, बीजी जाती है चीज। तीसरे स्टेप पे मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो आप फैक्ट्रीज में बनाते हो, मेन्योर हो गई सिंपल खाद। अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में इरिगेशन, पानी देते हो आप उसको। पांचवे में जब आप क्रॉप्स उगाते हो साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं, तो आप प्रोटेक्ट करते हो अपने प्लांट्स को वीड से। उसके बाद उसे हार्वेस्ट करते हो और फाइनली उनको स्टोर किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से हम लोग शुरू करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एक फसल को बीजने से पहले सबसे पहला काम है सॉइल को तैयार करना, ताकि जो सॉइल है वो थोड़ी ढीली हो जाए। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो नीचे तक जाती हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल का लूज होना जरूरी है ताकि जो रूट्स हैं वो ब्रीद कर पाए, वो सांस ले पाए और इवनली सॉइल के अंदर स्प्रेड हो पाए। क्या आपको पता है कि ये जो हम लूज करते हैं सॉइल को, इससे जो रूट्स हैं वो किस तरीके से ब्रीद कर सकती हैं। जब आप सॉइल को ना लूज कर देते हो तो जो हवा है वो प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच सकती है, और जो रूट्स हैं वहां से हवा को खींच सकते हैं, वहां से ब्रीद कर सकते हैं। अब ये जो लूजेंड सॉइल है इसके अंदर ना केवल हवा मौजूद होती है बल्कि कुछ फार्मर के फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं। अब आप सोचोगे ये फार्मर के फ्रेंड्स कौन होते हैं। अर्थवॉर्म हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये भी सॉइल के अंदर आना शुरू कर देते हैं। इनको हम फार्मर्स के फ्रेंड्स बोलते हैं क्योंकि ये और ज्यादा सॉइल को ना लूज कर देते हैं अंदर घूम घूम के, और ह्यूमस भी ऐड करते हैं। अब ह्यूमस क्या होता है, जब कोई डेड एनिमल प्लांट मर जाता है तो उसका जो मेन्योर खाद बन जाती है एक तरीके से, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे काम करते हैं मरी हुई चीजों पे, जिससे ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब सवाल ये आ जाता है कि आखिरकार सॉइल को क्या जरूरत है उसको टर्न करने की, सॉइल को, या फिर उसको लूजन करने की, खोलने की।
इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही है ताकि जो रूट्स है वो इजीली ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। दूसरी चीज ये, जो टॉप सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जब ऐसे करके सॉइल को मिक्स किया जाता है, लूज किया जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस ऊपर वाली लेयर पे आ जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप ऐसे टर्न करते हो या लूजन करते हो सॉइल को, इससे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल तो ऊपर आती आती है, इसके अलावा जो सॉइल को इंपॉर्टेंट मॉइस्चर चाहिए होता है वो भी वापस आ जाता है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होती है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऊपर आ जाती है और साथ ही साथ माइक्रोब्स भी उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं। चलिए, अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा कि सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब डीकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स की वजह से, वो सॉइल को वापस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। क्योंकि आप ऐसे याद रखो, उन्होंने सॉइल से या प्लांट से कितना कुछ लिया होगा, और जब वो मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डीकम्पोज करके, खत्म करके, छोटा करके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पौष्टिक तत्व जो हैं, वो सॉइल को वापस दे देते हैं, जिनको प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साइकिल समझ में आया? प्लांट से हम लेते हैं, हम लोग जब मर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पे काम करते हैं और वापस सॉइल को दे देते हैं, और सॉइल वापस प्लांट्स को दे देता है। तो अब ये जो टॉप सॉइल है, हमें पता है ये कुछ सेंटीमीटर तक ही है, और यही टॉप सॉइल है जिसके ऊपर प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो इसको कंटिन्यूअसली लूजन करना, खोलना, टर्न करना बहुत जरूरी है, ताकि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो टॉप पे आ जाए और प्लांट्स को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। अब समझ में आ गया क्यों टर्न किया जाता है, क्यों लूजन किया जाता है। अब ये जो लूजन किया जाता है या टर्न किया जाता है, इसे हम टिलिंग बोलते हैं या प्लोइंग बोलते हैं। याद रखना, टीपी, टिलिंग या प्लोइंग बोला जाता है। इसके लिए हम एक प्लो यूज करते हैं, जो आयरन का भी बना हो सकता है, वुड का, लकड़ का भी बना हो सकता है। अगर आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो उसके अंदर थोड़ा पानी डाल लो प्लो करने से पहले, ताकि आसानी हो। और जब आप प्लो करते हो ना, तो जो फील्ड है उसके अंदर बड़े बड़े पीसेस इकट्ठे हो जाते हैं सॉइल के, उसे हम क्रम्स बोलते हैं, CRUMBS। याद रखना, क्रम्स बोला जाता है। और जरूरी ये है कि ये जो क्रम्स हैं इनको तोड़ दिया जाए एक प्लैंक के साथ। देख सकते हो आप प्लैंक कैसे होते हैं, हम आगे भी बात करेंगे। तो जो फील्ड है उसको लेवल डाउन होना, एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है, ताकि उसके अंदर बीज उगाए जा सके। क्योंकि जब आप ऐसे करके खोदते हो तो हो सकता है कोई बड़ा सॉइल का जो टुकड़ा है वो बाहर आ जाए। अब उसको तोड़ के वापस लेवल करना बहुत जरूरी हो जाता है, और वापस लेवल करने के लिए हम लेवलर यूज करते हैं। तोड़ने के लिए प्लैंक, लेवल करने के लिए लेवलर यूज किया जाता है। कई बार क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है फार्मर्स के द्वारा कि मेन्योर, जो खाद है, नेचुरल खाद है, वो सॉइल के अंदर पहले ही ऐड कर दी जाती है टिलिंग करने से पहले। इससे ना प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, नीचे तक मेन्योर, खाद चली जाती है, और जो सॉइल है उसके बाद वाटर लगा दिया जाता है सो करने से पहले उसके अंदर बीज। समझ आ गया? खाद डाल दो, प्रॉपर टिलिंग कर दो, पानी लगा दो और फिर बीज बो दो। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की, मतलब हम कौन कौन सा सामान यूज करते हैं सोइंग के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे। इंटरेस्टिंग चीज है, अब सीड्स को बोने से पहले मैंने आपको बताया था जरूरी है कि वो जो सॉइल के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ दिया जाए, ताकि जो ग्रेन्स है वो अच्छे तरीके से उग पाए, बेटर यील्ड दे। यील्ड का मतलब क्या होता है? एक प्लांट से ज्यादा उपजाऊपन जब मिलता है उसे हम यील्ड बोलते हैं। इसे मैं ऐसे समझाती हूँ, एक आपके पास एकड़ का लैंड है, अब उस पर लिमिटेड क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, लेकिन क्या होगा अगर उन क्रॉप से आपको ज्यादा सामान मिलना शुरू हो जाए, सीड्स बेहतर हो जाए। तभी आपने नाम सुना होगा हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। लैंड उतना ही है पर उपजाऊपन कैसे बढ़ाया जाए? अगर आप बीज वैसे यूज करो जिससे आपको यील्ड
एक पौधे पे ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, उसे बोलते हैं यील्ड इंप्रूव करना। तो ये जो यील्ड इंप्रूव की जाती है, इसके लिए हम अलग अलग तरीके के टूल्स यूज करते हैं ताकि सॉइल को तैयार किया जाए। अलग अलग टूल्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, पर कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आ जाते हैं जिस तरीके से प्लो यूज करना, हाउ यूज करना और कल्टीवेटर। चलिए एक बार इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम प्लो के बारे में समझते हैं। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि किस तरीके से पुराने टाइम से हम हो को यूज कर रहे हैं सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए क्रॉप के अंदर, और इवन वीड्स को हटाने के लिए या सॉइल को स्क्रैप करने के लिए, खोदने के लिए। ये जो है ये बना हो सकता है वुड का, और इसको खींचा जाता है बुल्स, हॉर्सेस या कैमल्स के द्वारा, मतलब जानवर जो है वो इसे खींचते हैं। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लोशेयर कहते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ पे बना हुआ है प्लोशेयर। एक ऐसे करके ट्रायंगुलर होता है, मुड़ा हुआ होता है थोड़ा सा, और उसका एक कोना बहुत ज्यादा तीखा होता है। एक मेन पार्ट होता है इस प्लो का जो एक लंबी सी वुडन लॉग होता है, मतलब एक लक्कड़ की लंबी सी डंडी होती है, इसे प्लो शाफ्ट बोला जाता है। और एक हैंडल होता है एक एंड पे शाफ्ट के, आप इमेज में देख सकते हैं। दूसरे एंड पे ये एक बीम से, एक सीधी डंडी से अटैच्ड होता है जो जानवरों के कंधे पे रखा जाता है या नेक के ऊपर रखा जाता है ताकि वो इसे आसानी से खींच सके। अब ये जो वुडन प्लो है इसको आजकल रिप्लेस किया जा रहा है एक आयरन प्लो के साथ, क्योंकि जो वुड है गल जाता है, आयरन ज्यादा आसानी से गलता नहीं है। पर आप देख सकते हैं, आपने ये देखा होगा। दूसरी चीज है उसे हम बोलते हैं हो। ये एक सिंपल टूल है, ये भी यूज किया जाता है वीड्स हटाने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए। इसके अंदर एक लंबी सी रॉड होती है, वुड की कह सकते हो या आयरन की बनी हो सकती है। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मोटी ना बेंड प्लेट होती है आयरन की जो मुड़ी हुई होती है, जैसे ऐसे करके वो खोद सके, सॉइल को निकाल सके और एक ब्लेड के तरीके से काम करे। और इसको भी हम एनिमल्स के ऊपर लगा देते हैं। किया क्या जाता है, वो जो आगे आप बीम देख रहे हो उसको ना एक चेन से जो लटकी होती है जानवरों के आगे, उसके अंदर एक छेद कर दिया जाता है और उस बीम को ना नीचे गर्दन के लटका दिया जाता है और डंडी बीच में से उनके पीछे की साइड को आ रही होती है। जो इंसान है वो पीछे की तरफ को चढ़ा होता है, उसने ग्रिप को पकड़ा होता है और ये जब जानवर आगे को जाते हैं तो ये जो ब्लेड है चलता जाता है और जो हमारी सॉइल है वो लूज होती जाती है। वैसे ही हम यूज करते हैं कल्टीवेटर। आजकल प्लोइंग के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि टाइम भी सेव करता है और मेहनत भी सेव करता है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का कल्टीवेटर है जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और प्लोइंग की जाती है। अब बात करते हैं सोइंग की, यानी कि बीज को बोने की बात की जाती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर बीज ही नहीं बोगे तो आपके पास क्रॉप कैसे आए। अब बीज बोने से पहले जरूरी ये है कि जो बीज हैं आपके पास वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, साफ होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। जो फार्मर्स हैं, मैंने बताया आपको, आजकल हाई यील्ड वैरायटी जो है बीजों की वो प्रेफर कर रहे हैं ताकि उनकी जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दी भी रहें और उनको आउटपुट भी ज्यादा मिले। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी। मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, उसको आधा जो है पानी के साथ भर दीजिए। अब इसके अंदर आपने एक मुट्ठी भर वीट डाल दिया और उसको अच्छे से घोल दीजिए। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा ये कि आप इससे क्वालिटी चेक कर सकते हैं बीजों की। क्वालिटी कैसे चेक होगी, देखो आपने कंटेनर के अंदर, पानी के अंदर बीज डाल दिए, बीज मतलब वीट डाल दिया। अब जो अंदर से खोखले सीड्स होंगे या वीट होगी वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी और जो हेल्दी वाले हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे कंटेनर के। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो इसमें से वीट के सीड्स हैं वो बिल्कुल खोखले खराब हैं और कौन से जो हैं वो हेल्दी है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप सेग्रीगेट या सेपरेट कर सकते हो गुड हेल्दी सीड्स डैमेज सीड्स से, क्योंकि हल्के वाले ऊपर आ जाएंगे और हेल्दी वाले नीचे चले जाएंगे। तो बीज बोने से पहले सबसे पहले ये करना जरूरी है ताकि आप देख सको कि कौन से ठीक हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल टूल्स यूज किए जाते हैं बीज बोने के लिए। उसमें से एक टूल ये है कि एनिमल्स के पीछे ना एक इस तरीके से डंडी लगा दी जाती है जिसके अंदर एक फनल होता है और फनल के बहुत सारे मुंह होते हैं। उसके अंदर से ना बहुत सारी पाइप्स निकल रही होती है, 2 या 3। जैसे जैसे जानवर आगे चलते हैं फनल में आप बीज डालते रहो और वो जो पाइप हैं
वो दो दो तीन तीन जितनी भी हैं वो अलग अलग जगह पे जो बीज है उनको गिराती जाएंगी। और जो पाइप का एंड होता है ना वो तीखा होता है, तो वो बेसिकली सॉइल के अंदर एक कट भी लगाता जाएगा और जो बीज हैं जो आप ऊपर से गिर रहे हो फनल के अंदर वो भी उसके अंदर उगते जाएंगे। इसके अलावा आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है तो सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सीड ड्रिल है ये बराबर डिस्टेंस पे बीज को बोने के लिए यूज की जाती है और ये कवर कर देती है ऊपर से बीज को ना सॉइल के साथ। मतलब आपका सारा काम हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और लेबर भी नहीं लगती। अब आपने देखा होगा नर्सरी में जहां पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे पैडी, जिसे हम राइस बोलते हैं, कि सबसे पहले उसे नर्सरी में उगाया जाता है बीजों को। उसके बाद वो प्लांटलेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे बूटे जो हैं, उनको उठाकर लाकर फील्ड के अंदर खड़े पानी के अंदर लगा दिया जाता है। उसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना। ट्रांसप्लांट करना ये किया जाता है पैडी के केस में। और भी अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं जिस केस में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब बात करते हैं, जरूरी ये होता है जब आप सो कर रहे हो, लगा रहे हो सीड्स को, तो प्रॉपर डिस्टेंस हो उनके बीच में ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स ना इकट्ठे हो जाएं और जो प्लांट्स हैं उनको इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहे, सनलाइट मिलता रहे, पानी मिलता रहे, मतलब कंपटीशन ना हो जाए बीच में। अलग अलग डिस्टेंस पे अगर वो काम कर रहे हैं तो बेहतर है। अब बात करते हैं मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की। अब कुछ चीजें जो है वो सॉइल के अंदर ऐड की जाती हैं न्यूट्रिएंट्स के तौर पे ताकि जो प्लांट्स है वो हेल्दी तरीके से ग्रो करे। अब जो चीजें ऐड की जाती हैं उनमें से एक है मेन्योर जिसे हम खाद बोलते हैं और दूसरा है फर्टिलाइजर। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं और कुछ हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं। अब क्या फर्क है दोनों के अंदर? जो प्लांट्स हैं जिनकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, एज कंपेयर टू वो वाले प्लांट्स जिनको इंपॉर्टेंट चीजें मिल ही नहीं रही। तो जो सॉइल है वो इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट को, क्रॉप को। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स है जब आप एक ही बार में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स लगाते रहोगे, ब्रेक नहीं दोगे सॉइल को, या एक ही फसल बार बार उगाते रहोगे, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं खत्म हो जाएंगे। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए कि कुदरत को टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को वापस खुद ले आए। लेकिन हम लोग तो टाइम देते ही नहीं है कि खेत को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि फार्मर्स को भी तो खाना खाना होता है। तो कंटिन्यूसली जब आप क्रॉप्स ग्रो करते रहते हो ये सॉइल को न्यूट्रिएंट से बिल्कुल वंचित कर देता है। तो फार्मर्स को इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक मिल जाएं, उसके लिए उनको ऐड करने पड़ते हैं मेन्योर्स ताकि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं और जो प्लांट्स हैं वो वीक ना हो जाएं। अब ये मेन्योर और फर्टिलाइजर में फर्क क्या है? मेन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो डीकम्पोजिशन से मिलता है। जब प्लांट्स और एनिमल वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, मर जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर काम कर देते हैं। फार्मर्स भी कई बार जो वेस्ट है, किचन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, उसको इकट्ठा कर देते हैं एक पिट के अंदर, एक खड्डे के अंदर, और उसको टाइम देते हैं कि वो डीकम्पोज हो जाए। कुछ देर के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम कर देते हैं और वो जो डीकम्पोज्ड मैटर होता है, खराब हुआ मैटर होता है, उसे हम ऑर्गेनिक मेन्योर बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में, जिसमें अर्थवॉर्म छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो डीकम्पोज करे उस मेन्योर को। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने मूंग की दाल ले ली और आपने उसको क्या करना है, जर्मिनेट करना है, मतलब उगाना है, जैसे हम खाते हैं स्प्राउट्स। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 3 अलग अलग ग्लासेस ले लो, A B C मार्क कर दो। एक ग्लास के अंदर आपने थोड़ी सी सॉइल डालनी है और काउ डंग मतलब गोबर उसके अंदर ऐड कर देना है जो मेन्योर का काम करता है। B ग्लास के अंदर आपने यूरिया ऐड करना है। यूरिया समझिए ऑर्गेनिक नहीं होता, ये एक फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है, वो ऐड कर दीजिए। और C ग्लास के अंदर आपने कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ मिट्टी ऐड करनी है। अब ये जो 3 कंटेनर्स हैं A B C, इसमें अलग अलग ग्रोथ होगी जब आपने वो जर्मिनेटेड सीड्स या मूंग दाल इसमें डाली होगी। अलग अलग क्यों होगी? देखो, सबसे पहले आप देखोगे A और B जो ग्लास है उसमें बेहतर ग्रोथ होगी प्लांट की एज कंपेयर टू C ग्लास।
क्योंकि उसके अंदर तो हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था। लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि तीनों में से सबसे जल्दी जो उगता है वो है प्लांट बी, क्योंकि आपने उसके अंदर फर्टिलाइजर के नाम पे यूरिया ऐड किया था। सबसे पहले उगेंगे बी प्लांट वाले, फिर ए वाले और फिर सी वाले। डिफरेंस समझ में आया? यूरिया वाला सबसे पहले उगेगा, फिर उसके बाद काउडांग वाला, और सी वाला सबसे स्लोली स्लोली उगेगा। अब ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स ना केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिच होते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया यूरिया नाइट्रोजन के अंदर रिच होता है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कुदरती तौर पे आपको नहीं मिलते, उनको बनाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। कुछ प्रोमिनेंट फेमस जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उनके नाम है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके क्या है ये याद कर लेना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, और ये फार्मर्स को बहुत हेल्प करते हैं बेहतर यील्ड देने में, आउटपुट देने में, रिजल्ट देने में क्रॉप्स का। खास तौर पे यूज किए जाते हैं वीट के लिए, पैडी यानी राइस के लिए, और मेज के लिए। लेकिन जब आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो जो सॉइल है वो कम फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स पानी के अंदर भी पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स ना पानी के अंदर मिल जाते हैं। पानी के अंदर मिलके रूट्स तो चलो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन जो पानी है वो इकट्ठा हो के जब सॉइल के अंदर चला जाता है तो वो सॉइल को तबाह कर देता है। तो मेन्योर जो है वो सॉइल को इम्प्रूव करता है। फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाए तो जो सॉइल है वो तबाह हो जाती है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, फसलें भी ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि छिड़काव किया होता है। तो बेहतर यही होता है कि फर्टिलाइजर्स की जगह आप ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करो, या फिर आप कुछ समय के लिए अपना जो फील्ड है उसको ऐसे ही छोड़ दो, उस पर कुछ कल्टिवेट ना करो, अनकल्टिवेटेड छोड़ दो। एक और तरीका है जिससे हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस लेकर आ सकते हैं सॉइल के अंदर कुदरती तौर पे। अभी तक ये होता आया है कि हम एक ही क्रॉप उगाते आए, तो वो जो न्यूट्रिएंट यूज करती है क्रॉप वो तो खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम क्रॉप रोटेशन करें, एक टाइम पे एक क्रॉप, दूसरे टाइम पे कोई और क्रॉप उगा दो, ताकि पिछला वाला जो न्यूट्रिएंट है वो वापस आ जाए। ये क्रॉप जो न्यूट्रिएंट यूज कर रही है अगली क्रॉप लगा के आप फिर से वापस ले आओ। तो मतलब अलग अलग ऑल्टरनेट करके आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, इंडिया के उत्तरी भाग के अंदर हम उगाते हैं लेग्यूम्स, जो कि एक चारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सीजन में वो उगाई जाती है और अगले सीजन में वीट उगाई जाती है। अब ये जो लेग्यूम्स हैं ये सॉइल में बहुत मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अभी जो लेग्यूम्स हैं इनके अंदर एक खास ट्रेट होता है कि इनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहता है रूट्स के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जो रूट्स हैं वो इसे पनाह देती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दे देती हैं, और जो राइजोबियम है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को दे देता है। फिक्स करने का मतलब कन्वर्ट करके जिस फॉर्म में प्लांट्स को चाहिए होता है उनको दे देता है। तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करते हो। राइजोबियम होता है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये याद रखना। अब एक बार समझ लेते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या फर्क होता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, इनऑर्गेनिक होता है। खाद मैन्योर नेचुरल चीज है जो डीकंपोजिशन से मिलती है, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट से या कैटल रेसिड्यू से, और इसको खेतों में ही तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर किसी तरीके का ह्यूमस नहीं ऐड करता सॉइल के अंदर, और सॉइल का टेक्सचर भी इंप्रूव नहीं करता। लेकिन अगर हम मैन्योर की बात करें तो बहुत ज्यादा ह्यूमस ऐड करता है, और साथ ही साथ सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी इंप्रूव करता है। फर्टिलाइजर जो हैं वो रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर, एक अलग किस्म का न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करते हैं। नाइट्रोजन में रिच फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे, फास्फोरस में रिच फर्टिलाइजर मिल जाएंगे, पोटेशियम में रिच फर्टिलाइजर मिल जाएंगे। जो मैन्योर होते हैं उनमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते
कंपैरेटिवली लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होते हैं सॉइल के लिए, क्योंकि अगर आप खाद ऐड कर रहे हो तो जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है प्लांट्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या क्या फायदे हैं मेन्योर ऐड करने के, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जा सकता है। दूसरा, जो सॉइल है वो पोरस हो जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो जाए। तीसरा, जब सॉइल के अंदर आप ह्यूमस ऐड करते हो तो बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स जो हैं उनका नंबर बढ़ जाता है, जो सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं। और चौथा, मैंने आपको पहले बताया कि जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी इंप्रूव होता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। पर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इरिगेशन के अलग अलग तरीके। इरिगेशन जो है, एक तरीका है ट्रेडिशनल वे और दूसरा है मॉडर्न तरीका। तो सबसे पहले हम इन सिर्फ नाम को डिस्कस कर लेते हैं। इरिगेशन के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो ट्रेडिशनल वे है उसके अंदर हम यूज करते हैं मोट या फिर पुली को, चेन पंप सिस्टम को यूज किया जाता है, या फिर आप यूज करते हो देखली सिस्टम या राहत सिस्टम। मॉडर्न इरिगेशन के अंदर हम यूज करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर ड्रिप सिस्टम। तो ये थी आज की क्लास। आई होप ये समझ में आ गया आपको। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 में हम इरिगेशन की बात करेंगे, आगे का पार्ट पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।